Hello everyone, welcome back to my channel. So we are back with the new video of the chapter Theory of Supply. So today we should know, I want to explain you about the shifting of supply curve, how supply curve will shift in different cases. So let me start with the first case. How does supply change, or you can say how does change in technology affect supply curve of a firm? जब हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है तो सप्लाई कर्व को कैसे इफेक्ट करती है। अगर वो सप्लाई कर्व कह रहा है तो मीन्स हमें डायग्रामेटिकली शो करना है। अगर वो सिर्फ कहता है हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई ऑफ अ फर्म, तो हम सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। अब हम जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे, जो जो इसमें एक्सप्लेनेशन होगी, जैसे जैसे मैं समझाऊंगी बेटा, वैसे वैसे ही हमें लिखनी भी है और डायग्राम भी प्लॉट करना है। और अगर नहीं भी पूछा गया तो भी मैं यही सजेस्ट करूँगी बेटा, एक साइड में या फिर प्रॉपरली आप डायग्राम प्लॉट करो, ताकि लिखने में आपकी थ्योरेटिकली जो आप जब लिखोगे तो बेटरली लिख पाओगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर? सो हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी सप्लाई को कैसे इफेक्ट करती है, मैंने आपको फैक्टर्स में एक्सप्लेन किया था बेटा। जब हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो सप्लाई बढ़ती है। लेकिन हम कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कोई पुरानी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो सप्लाई भी कम होगी। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो प्रोडक्शन कम करेगा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो इन केस अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है अदर फैक्टर्स के केस में प्राइस लाइन हमारी स्ट्रेट रहती है, इट रिमेन्स स्ट्रेट पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आता। क्योंकि यहाँ ऑन प्राइस की बात नहीं हो रही, अदर फैक्टर्स की बात हो रही है। अदर फैक्टर्स में हमने पहले भी पढ़ा है कि प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो प्राइस लाइन को हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, इट विल गो पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट इज एस एस इज़ द सप्लाई कर्व, ये हमारी सप्लाई कर्व है एस एस, जो कि हमें पता है कि अपवर्ड स्लोपिंग है। अब ये वो सप्लाई है जो हमारी प्रोडक्शन करने पे हो रही है, हम एक ड्रॉ करते ही हैं, हमने डिमांड के केस में भी ऐसे किया था। अब हमें ये बताना है कि जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जब हम प्रॉपर एक अच्छी टेक्निक यूज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम आएगी, प्रोडक्शन कम आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, तो सप्लाई बढ़ेगी किस केस में? एडवांस टेक्नोलॉजी की केस में। तो कहाँ शिफ्ट होगी ये? फॉरवर्ड, आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। देखो एस एस से S1 आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, दिस इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। और अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, देन इट विल शिफ्ट इट्स बैकवर्ड साइड, वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम SS टू S2। लेट मी रिपीट दिस डायग्राम in the theoretical form how you have to explain. On OX axis we are showing quantity and on OY axis we are showing price. PP is the price line which remains constant, as is the factor as a technology. SS is the supply curve. If we will use, or if a company use, if industry use advanced technology in its industry while doing production, then production will raise because cost of production will be reduced by this. Then production will be raised and supply will automatically raise. So supply curve will shift forward from SS to S1. And if a company will use outdated technology, then production will reduce because cost of production will, outdated technology cost of production will rise. If cost of production will rise, profit will be reduced, then production will be reduced, supply will be reduced. So it will shift its backward side, पीछे shift हो जाएगी from SS to S2. Is it clear? This is the first case. How does change in technology affect supply? Second case is how does change in input price affect supply curve? इनपुट प्राइस यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हमारी कम ज़्यादा आ रही है तो वो सप्लाई को इफेक्ट करेगी। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे ऊपर ज़्यादा आ रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन कम करेगा, क्योंकि लागत ज़्यादा आ रही है तो फ़ायदा कम होगा तो वो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम करेगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है तो हम पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम आ रही है तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो हम कहाँ शिफ्ट होंगे? SS से S2 की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग, आगे की तरफ। तो आप यहाँ शो भी करोगे डायग्राम में, इफ़ इनपुट कॉस्ट इज़ लेस, इफ़ इनपुट कॉस्ट इज़ मोर, क्योंकि ज़्यादा के केस में सप्लाई घटेगी और इनपुट कॉस्ट अगर कम होगी तो सप्लाई हमारी बढ़ेगी। इन्वर्स रिलेशन हो गया। ये हम फैक्टर्स में ऑलरेडी कर चुके बेटा, हमें डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट करना है। सो लाइकवाइज यू हैव टू प्रेजेंट द डायग्राम एंड एग्जैक्टली इन द सेम वे यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो। लेट मी रिपीट दिस, इफ इनपुट कॉस्ट इज मोर, then producer will produce less, then supply will be reduced and supply curve will shift from SS to S1. If input cost is less, supply will be increased, production will be increased, then supply will shift its forward side, आगे की तरफ shift हो जाएगी from SS to S2. So this is the effect of input cost on the supply. Third is how does subsidy and GST affect supply curve? GST
अब जीएसटी यानी कि सर्विस टैक्स लगेगा तो हम प्रोडक्शन पे हमारी इफेक्ट आएगा, और सब्सिडी मिलेगी तो हमें फ़ायदा होगा, तो गवर्नमेंट फ़ायदा दे रही है तो हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे। तो देखो, जब सब्सिडी नहीं मिल रही थी तो हमारी सप्लाई ये थी, लेकिन सब्सिडी मिली तो हम ज़्यादा सप्लाई करने लगे तो आगे शिफ्ट हो गए। अब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही थी तो हम इतनी सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना शुरू किया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाना शुरू किया, तो हमारी सप्लाई कम हो गई, हम पीछे शिफ्ट हो गए। तो इन टोटल अगर मैं कहूँ कि जब प्राइस लाइन हमारी कांस्टेंट है, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो हमारी सप्लाई पीछे, हम पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, सब्सिडीज देती है, तो हमारी सप्लाई बढ़ जाती है। सो दैट इज द सम टोटल ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, सब्सिडी एंड जीएसटी। लेट मी रिपीट दिस इन द सम टोटल। पीपी इज द प्राइस लाइन, एस इज द सप्लाई। देखो, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ज़्यादा हमें छूट देती है, तो हम सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई बढ़ाएगा, और अगर टैक्स ज़्यादा लगा रही है तो सप्लाई को डिक्रीज़ कर देगा, वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों केसेस में अलग हो गया बेटा। दिस इज द सप्लाई कर्व जो कांस्टेंट है हमारी, सब्सिडी से पहले कह लो चाहे जीएसटी से पहले कह लो, ये हमारी सप्लाई है। अगर जीएसटी अच्छी मिल जाएगी, यानी कि सब्सिडी मतलब जीएसटी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो हम सप्लाई कम कर देंगे, पीछे चले जाएंगे, बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। और अगर हमें सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है तो हम आगे आ जाएंगे, हम सप्लाई को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट केस, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट सप्लाई कर्व। रिलेटेड गुड्स का प्राइस सप्लाई कर्व को कैसे इफेक्ट करता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसे हम डायग्रामेटिकली से शो करते हैं। हमने एक के प्राइस लिए, दूसरे की क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस किसके ले रही हूँ मैं, टी के कॉफ़ी की सप्लाई ले रही हूँ। अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो टी की सप्लाई बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली कॉफ़ी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। ये रिलेटेड गुड्स का एग्जांपल है, तो अपोजिट रिलेशन शो करोगे आप। और टी के प्राइस अगर रिड्यूस होंगे तो कॉफ़ी की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है सप्लाई के केस में। नाउ जब प्राइस टी के इंक्रीज़ हुए तो कॉफ़ी की सप्लाई हमारी घट रही है, रिड्यूस होती नज़र आ रही है। तो रिड्यूस हो रही है तो प्राइस लाइन हम क्या दिखाएंगे, कांस्टेंट। अब ये प्राइस लाइन कांस्टेंट किसकी है बेटा, मैंने बताया था डायग्राम पूरा क्वांटिटी सप्लाई यानी क्वांटिटी से बनेगा। क्वांटिटी किसकी ले रहे हैं हम, कॉफ़ी की, तो प्राइस लाइन भी कॉफ़ी की कांस्टेंट है। टी के प्राइसेस का इफेक्ट कॉफ़ी की सप्लाई पर पड़ रहा है ना। टी के प्राइसेस का इफेक्ट कॉफ़ी की सप्लाई पे होगा, तो प्राइस लाइन कॉफ़ी की कांस्टेंट है। ये सप्लाई भी हमारी कॉफ़ी की है, किसकी सप्लाई है, ये कॉफ़ी की। ये हमारी एसएस जो हमारी कॉफ़ी की सप्लाई है, नॉर्मल सप्लाई। अगर टी के प्राइसेस बढ़ गए तो कॉफ़ी की सप्लाई कम हो गई, तो हम पीछे शिफ्ट हो गए, बैकवर्ड साइड। इफ़ प्राइस ऑफ टी राइजेस एंड इफ प्राइस ऑफ टी फॉल्स द क्वांटिटी सप्लाइड विल बी राइज, तो हम कहाँ शिफ्ट होंगे, आगे की तरफ। तो हमारी कॉफ़ी को फ़ायदा हो रहा है, वो कहाँ शिफ्ट हो गई बेटा, आगे की तरफ, फॉरवर्ड साइड। So it shows inverse relation. Let me repeat children, when the price of tea rises, the supply of coffee will fall and it will shift its backward side. When price of tea will fall, supply of coffee will rise, it will shift its forward side. So this is the relation between price and quantity supplied in case of substitute goods. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई। हमने डिमांड में भी की थी बेटा, 5 डिग्रीज होती हैं। व्हेन इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 1, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। फर्स्ट केस है हमारा 0। 0 मीन्स कि हमारा प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है लेकिन सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं है, सप्लाई रिमेन कॉन्स्टेंट पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। सेकेंड केस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स सप्लाई का बढ़ना, सप्लाई कॉन्टिन्यूस बढ़ेगी लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी जितनी मर्जी हम बढ़ाएं या घटाएं। देखो क्वांटिटी इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, लेकिन हमारे प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया। इन केस ऑफ इनफाइनाइट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, क्वांटिटी कैन इंक्रीज और डिक्रीज। लेट मी टेल यू बेटा, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो मैंने की हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए की हैं, अदरवाइज हम इसको ड्रॉ इन डायग्राम्स को, इलास्टिसिटीज़ के डायग्राम्स को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ। 1 के केस में इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, विल गो स्ट्रेट, क्योंकि इक्वल चेंज होगा, जितना प्राइस में चेंज उतना ही सप्लाई में चेंज। ग्रेटर देन 1 के केस में प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में आएगा। तो सप्लाई जब इलास्टिसिटी के केस में सप्लाई देखो बेटा ऊपर जा रही है, ओरिजिन के पॉइंट से ऊपर जा रही है, राइट। और लेस देन 1 के केस में ओरिजिन से नीचे आ रही है, ओरिजिन से नीचे आ रही है। एक चीज़ मैं डिफरेंस बताना चाहती हूँ, इलास्टिसिटीज़ के केस में हमें नज़र आ रहा है कि सप्लाई ऊपर जा रही है ग्रेटर देन 1 के केस में, और लेस देन 1 के केस में नीचे। लेकिन जब शिफ्टिंग होती है, बेटा, तो प्राइस, तो हम सप्लाई कैसे शिफ्ट शो करते हैं, दैट इज़ अ सप्लाई जब बढ़ती है तो नीचे आ रही है, और जब डिक्रीज़ होती है, जब सप्लाई कम होती है तो ऊपर जा रही है।
ठीक है, डिक्रीज हो रही है तो ऊपर, इंक्रीज हो रही है तो नीचे, हमें इसको फॉलो करना है। ये इलास्टिसिटीज़ वाले को तो सिर्फ समझाने के लिए बताया, और फिर से समझा रही हूँ बेटा, देखो कि जब हमारी इलास्टिसिटीज़ हैं, जब बढ़ रही है तो ऊपर है, और जब लेस देन 1 है तो नीचे है, ठीक है। लेकिन जब हम डायग्राम की बात करें, शिफ्टिंग की बात करें, तो जब सप्लाई राइज होती है तो नीचे आती है, और यहाँ देखो फॉलिंग पे नीचे है, लेस देन 1 में नीचे है। जब राइज होती है तो नीचे आती है, इंक्रीज होती है तो, और जब डिक्रीज होती है तो ऊपर की तरफ, यानी हम कह सकते हैं पीछे शिफ्ट हो जाती है। क्लियर? सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। ये हमें दिमाग में रखना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर? दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, दिस। Now, how to find elasticity of supply? I am repeating these two formulas for you children. The first formula is percentage change in quantity supplied over percentage change in price. Change in Q upon change in P multiplied with P upon Q. This is another formula. Minus sign will not be attached due to the positive relation between percentage change in price, or you can say the change in price and the quantity supplied. It shows positive relation, that's why minus sign will not be attached. Clear? So these are the two formulas we will use while solving practical questions of this chapter of this elasticity of supply. In the next video, I'll tell you how to solve elasticity of supply, how to find elasticity of supply. So people, stay connected, stay safe at home. Thank you. Have a nice day ahead.